नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इस बुलेटिन में आज तालिबान की चेतावनी पर आखिर क्यों बाइडेन को देना पड़ा बयान, हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन में क्या कुछ बात हुई, ईरान की असंवेदनशीलता और अमेरिका में 20,000 शरणार्थियों को किसने घर दिया, ये तमाम खबरें जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं टॉप 9 अफगान संकट। तालिबान ने अमेरिका की तय सीमा यानी 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की धमकी दी है, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सभी देशों के राजदूतों से नहीं डरने की अपील भी की गई है। तालिबान की धमकी के बाद भारतीय समयानुसार रात 2 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 31 अगस्त तक विदेशी नागरिकों को वहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि हम 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को रोकने के पक्ष में नहीं है। इसलिए लोगों के निकालने का काम तेजी से हो रहा है। इससे पहले सेना को रोकने के G7 के प्रस्ताव को बाइडेन ने खारिज कर दिया था। इससे पहले मंगलवार को दिन में हुई G7 की बैठक में सभी देशों ने अमेरिका से अपील की थी कि अमेरिका अपनी सेना को तब तक वहां से न हटाए जब तक कि सभी विदेशी नागरिकों को नहीं निकाल लिया जाता। आपको बता दें कि अब भी काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के कब्जे में है, जहां से हवाई उड़ानें संचालित हैं। इधर अफगानिस्तान के ताजा हालात पर पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को 45 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें वहां से सुरक्षित अपने नागरिकों को निकालने पर फोकस दिया गया। इस बीच अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय राजदूत इंद्रमणि पांडे ने भारत की अपेक्षाओं को जाहिर किया। पांडे ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पड़ोसियों के लिए चुनौती नहीं बनेगी। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियों के लिए अफगान भूमि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 20,000 अफगान शरणार्थियों को फ्री में घर देगा अमेरिकी कंपनी Airbnb। कंपनी के CEO ब्रायन चेस्की ने कहा है कि Airbnb विश्व स्तर पर अफगानिस्तान छोड़ने वाले 20,000 शरणार्थियों को घर देगा, क्योंकि तालिबान के देश पर नियंत्रण करने के बाद लोग वहां से निकल रहे हैं। उन्होंने अफगान लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 50% व्यापार बढ़ा है। यह आंकड़ा पिछले एक हफ्ते में बढ़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमाओं और सूखे बंदरगाहों पर तालिबान का कब्जा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि ट्रांजिट में समस्याओं के बावजूद व्यापार बढ़ गया है। इस बीच अफगानिस्तान छोड़ ईरान भागे अफगान सैनिकों को ईरान ने अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान को सौंप दिया है। देखा जाए तो अब इन अफगान नागरिकों का भविष्य अधर में है, साथ ही इनकी जान को खतरा भी है। अफगानिस्तान से भागी एक 18 साल की लड़की अपनी बहन से मिलकर एयरपोर्ट पर ही रोने लगी। यूएई हवाई अड्डे पर ये लड़की 4 साल बाद अपनी बहन से मिली। लड़की ने बताया कि तालिबान के लड़ाकों ने उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की के पिता अफगान सेना में तैनात थे। इधर तालिबान ने अमेरिका को तय समय सीमा यानी कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की धमकी दी है, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सभी देशों के राजदूतों से नहीं डरने की अपील भी की। तालिबान ने अपने अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों का ऐलान किया है। किसी समय तालिबान के कट्टर विरोधी रहे गुल आगा शेरजई को वित्त मंत्री बनाया गया है। शेरजई पहले कंधार और फिर नंगरहार के गवर्नर रहे हैं। तालिबान का खिलाफ लड़ाई में वो CIA के प्रमुख सहयोगी भी थे। आगा को तालिबान का कसाई भी कहा जाता है। तालिबान ने सखुल्लाह को कार्यवाहक शिक्षा प्रमुख बनाया है। सखुल्लाह ने जलालाबाद के एक मदरसे से पढ़ाई की है। 20 साल की उम्र में तालिबान में शामिल हो गया था, तब से हथियार उठाए हुए है। सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोपी है। लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ रहा है। तालिबान ने अब्दुल बाकी को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया है। बाकी को शिक्षा के अलावा हर चीज में महारत हासिल है। जब अमेरिका से तालिबान की लड़ाई चल रही थी, तब अब्दुल बाकी ने स्कूलों को बंद कराया था। अब्दुल बाकी पर कई स्कूली लड़कियों की असमत लूटने का भी आरोप है। बाकी अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। तालिबान ने सदर इब्राहिम को कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया है। सदर इब्राहिम को अफगानी लोग जल्लाद बुलाते हैं। तालिबान में जितने फतवे जारी हुए, उनको लागू कराने की जिम्मेदारी इब्राहिम पर थी। मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर और हमदुल्लाह नोमानी को काबुल का मेयर बनाया गया है। इसके साथ ही नोमानी का खुफिया प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। नोमानी पर 700 हत्या का आरोप है। हमदुल्लाह नोमानी UN वांटेड लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चहेता है। बेगुनाह लोगों को मारने में हमदुल्लाह नोमानी को महारत हासिल है। तालिबान ने मोहम्मद इदरिस को केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी सौंपी है।
मोहम्मद इदरीस के पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है, न ही फाइनेंशियल मामलों की जानकारी, लेकिन लंबे वक्त तक तालिबान की आर्थिक गतिविधियों को संभाल रहा है, इसलिए उस पर भरोसा जताते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान ने मंगलवार को देश को चलाने के लिए 12 सदस्यों वाली एक काउंसिल का गठन किया। इनमें 7 नामों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 5 नाम अभी भी तय होने बाकी है। टीम में पूर्व राष्ट्रपति करजई सहित हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। काउंसिल में अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब, खलील उर रहमान हक्कानी, डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई, हनीफ अतमार और गुलबुद्दीन हिकमतयार को शामिल किया गया है। बद्री 313 के बाद तालिबान ने बनाई विक्ट्री फोर्स, नाम रखा है फतह। इन लड़ाकों के पास यूएस मेड हाईटेक आर्म्स हैं। इन लड़ाकों की फोटो खुद तालिबान ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन हथियारों को तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना से छीना है। इस बीच अलकायदा की यमन शाखा ने अफगानिस्तान में जीत पर तालिबान को बधाई दी है और अपना सैन्य अभियान जारी रखने की कसम खाई है। वर्ष 1996 से 2001 तक तालिबान ने अपने राज्य में अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी और एक बार फिर तालिबान राज्य में अलकायदा ताकतवर हो रहा है, आईएसआई मजबूत हो रहा है। इधर सवाल यह है कि तालिबान को अफगानिस्तान में किससे मिल रही चुनौती, पुतिन ने क्यों किया है दुनिया को आगाह। ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान में। शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कड़ी चुनौती दे रहा है। अहमद मसूद ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हत्यारे तालिबान के क्रूर शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक शरीर में खून का आखिरी कतरा बाकी है, लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच पंजशीर के कोटल अंजुमन में तालिबान विरोधी लड़ाकों ने 35 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया है। तालिबान लड़ाकों से लोहा लेने के लिए अफगानिस्तान में पंजशीर, अंद्राब, बलगान प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां अफगान सेना के पूर्व कमांडरों की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के तहत हर कठिन अभ्यास से लड़ाकों को गुजरना पड़ रहा है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बख्तरबंद गाड़ियों में तालिबान विरोधी लड़ाके पंजशीर के चप्पे चप्पे में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे अफगानिस्तान में यही वो इलाका है जहां अभी तक तालिबान की दाल नहीं गली है। ये क्षेत्र अहमद मसूद का है, जहां अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेही भी रुके हुए हैं। नॉर्दर्न अलायंस वही गुट है जिसने 20 साल पहले तालिबानियों और रूसी सेना को टक्कर दी थी। तालिबान के खिलाफ अब इस्लामिक स्टेट ने मोर्चा खोला हुआ है। आईएस ने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू कहा है। आईएस ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो हुआ वो तालिबान में नहीं, अमेरिका की जीत है, क्योंकि तालिबान इस विचार को आगे बढ़ाने में सफल हो गया है कि चरमपंथी समूहों के लिए आगे का रास्ता बातचीत से होकर जाता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान में आईएस की मौजूदगी को लेकर दुनिया को आगाह किया है। मध्य एशियाई देशों के सैन्य संगठन CSTO में एक शिखर सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि जरूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद इस्लामी आतंकियों को यहां से दूर रखा जाए। अफगान सैनिकों से लूटे गए हथियारों का जखीरा अब तालिबान पाकिस्तान भेज रहा है। ये सभी हथियार अमेरिका ने अफगान आर्मी को दिए थे। तो क्या पाकिस्तान पहुंच रहे ये हथियार भारत के लिए खतरे की घंटी हैं? सैन्य अधिकारियों का मानना है कि इन हथियारों से पहले आईएस के आतंकी पाकिस्तान में खूनी खेल खेलेंगे, फिर भारत को नुकसान हो सकता है। तालिबान का सबसे पहला शिकार तो पाकिस्तान ही बन गया है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भीषण हमले करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकी तालिबान के साथ नजर आए हैं, जिस पर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह भड़क गया है। अफगानिस्तान में कुल 21 एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें कांधार, मजार शरीफ और हेरात के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तालिबानियों को कब्जा हो चुका है, जबकि काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना कब्जा जमाए बैठी है। ऐसे में अफगानिस्तान से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता काबुल एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पर पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी अमेरिकी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से साथ तैनात हैं। अमेरिकी सेना रनवे और उसके आसपास बैठे अफगान नागरिकों को किनारे करने की कोशिश कर रही है ताकि उड़ानों को संचालित किया जा सके। वीडियो में अमेरिकी सेना के इस प्रयास को साफ देखा जा सकता है। राणे को जमानत मिलने पर बीजेपी ने कैसे सेलिब्रेट किया? पश्चिम बंगाल में सिविल सेवा की परीक्षा में पूछे गए किस प्रश्न पर बवाल मचा है, तो तीसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली ने अंग्रेजों को चेतावनी क्या दी है? देश की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। मुंबई की महाड़ कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत दे दी है। नारायण राणे को कोर्ट से जमानत रात करीब 11:30 बजे मिली। हालांकि उन्हें अगले 2 सोमवार थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने राणे को गिरफ्तार कर लिया था। राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
नारायण राणे की गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत के बाद रिहाई तक बीजेपी और शिवसेना में शक्ति प्रदर्शन का दौर चलता रहा। राणे के रिहा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी, जबकि इससे पहले राणे की गिरफ्तारी पर शिव सैनिकों ने पटाखे फोड़े। इस बीच अपने बयान पर कायम रहते हुए नारायण राणे ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को आजादी के अमृत महोत्सव की जानकारी नहीं होनी चाहिए। राणे ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कानून तोड़ने जैसी बात क्या है। वहीं बीजेपी ने कहा कि राणे की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर आघात है, जबकि शिवसेना ने राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। नारायण राणे को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह योगी आदित्यनाथ को चप्पल मारने की बात कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तब योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर हाथ चढ़ाते वक्त अपने पैरों से चप्पल नहीं निकाला था। इसी को मुद्दा बनाकर उद्धव ने कहा था कि मुझे लगा कि उसी चप्पल से उनका मुंह तोड़ना चाहिए। नारायण राणे के मुद्दे पर मुंबई की सड़कों पर मंगलवार को पूरे दिन घमासान मचा रहा। शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तरों को निशाना बनाया तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। शिव सैनिक और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान कोरोना से जुड़े एहतियातों को भी भूल बैठे और नियमों की जमकर अनदेखी की। प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन के लिए मुंबई पुलिस शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस परीक्षा के सवालों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में सवाल किया गया कि जेल भेजे जाने के बाद किसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। जाहिर है विकल्पों में वीर सावरकर का नाम भी है। ममता सरकार की योजनाओं को लेकर भी कुछ सवाल पूछे गए जिन पर विवाद हो रहा है। एक सवाल यह भी पूछा गया है कि सरकार किस क्लास के बच्चों को फ्री साइकिल बांटती है। टोक्यो ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब बारी भारत की पैरालंपिक खिलाड़ियों की है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। आज के मुकाबले में टेबल टेनिस खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे। ओपनिंग सेरेमनी का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें भरोसा है भारतीय टीम अपने प्रदर्शन से सबको मोटिवेट करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट और ओडीआई टीम के लिए मिताली राज कप्तान और हरमनप्रीत कौर उप कप्तान होंगी, जबकि टी20 की कप्तानी हरमनप्रीत करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उनकी डेप्यूटी होंगी। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। आज से लीड्स के मैदान पर विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम की फिर इंग्लिश टीम के साथ 2-2 हाथ करने उतरेगी। लेकिन मुकाबले के ठीक पहले विराट कोहली का बड़ा बयान आया है। विराट ने कहा है कि मौजूदा टीम को कोई उकसाएगा तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। लीड्स के मैदान पर इससे पहले 2002 में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने अंग्रेजों को पारी और 46 रनों से हराया था। भारत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उठा घमासान, क्या बघेल कुर्सी ले लेगा? इधर अमरिंदर और सिद्धू की जंग कब तक जारी रहेगी? कश्मीर के विस्थापितों के लिए कौन सी अच्छी खबर आई है? तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। मथुरा के गांव नंगलाकोह में पिछले कुछ दिनों में अज्ञात बीमारी से 8 बच्चों की मौत हो गई है। गांव में कोहराम मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई है और बीमार बच्चों की मेडिकल जांच कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों की मौत के पीछे उन्हें डेंगू होने की आशंका है। बच्चों समेत कई बड़े लोग भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। पंजाब में तख्ता पलट में लगे नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह ने तगड़ा झटका देने की कोशिश की है। पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के लिए जो कथित मुहिम कुछ विधायकों ने शुरू की है, उसमें से 7 विधायकों ने साफ किया है वो इस तरह की किसी मुहिम में शामिल नहीं है। खास बात यह है कि सिद्धू खेमे की ओर से एक लिस्ट जारी कर दावा किया गया था कि 26 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि पंजाब में सीएम चेहरा बदल दिया जाए। चुनाव सिर पर है, लेकिन पंजाब कांग्रेस की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पंजाब के 5 मंत्री हाईकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि कई मंत्री बड़े मुद्दों से निपटने में सीएम अमरिंदर का कथित तौर पर नाकाम रहने के आरोपों पर आला कमान से चर्चा के लिए आए हैं। कांग्रेस के कुनबे में घमासान छत्तीसगढ़ में भी मचा है, लेकिन आला कमान छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने जा रहा। टीएस सिंहदेव और सीएम बघेल की जंग के बीच दोनों की दिल्ली में राहुल के साथ सुलह के लिए बैठक हुई, जिसमें ज्यादातर समय टीएस सिंहदेव की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। देव के कुछ करीबियों को सरकार और संगठन में जगह देने की बात भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कड़े शब्दों में दोनों नेताओं को कहा है कि वो अपने सपोर्टर्स को समझाएं और एक दूसरे पर टिप्पणियां करने से बचें।
इंदौर में भीड़ के शिकार हुए युवक तस्लीम को लेकर यूपी के हरदोई में दहशत है। दरअसल तस्लीम का पूरा परिवार इसी जिले के भिराईमच गांव का रहने वाला है और इस गांव के बड़ी संख्या में युवा चूड़ी की फेरी लगाने पूरे देश में जाते हैं। ऐसे में तस्लीम की पिटाई की बात सामने आने के बाद से उनके परिवार और पूरे गाँव में एक अजीब सी बेचैनी है। गाँव के लोग उसकी जल्द से जल्द वापसी और पूरे मामले में उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। उज्जैन में कथित लव जिहाद के मामले को लेकर बवाल मचा है। आरोप है कि शौकत खान नाम के शख्स ने ऋषभ बनकर एक युवती से दुष्कर्म किया। हिंदूवादी संगठन को जब इसकी जानकारी मिली तो वो महिला को लेकर थाने आए और शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि खुद को ऋषभ बताने वाला शौकत एक बच्चे का पिता भी है। युवती का कहना है कि पता चलने पर शौकत ने उस पर तेजाब डालने की धमकी भी दी। कश्मीरी विस्थापितों को उनकी पुश्तैनी जायदाद वापस मिलेगी। संपत्ति पर जबरन कब्जे की शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार ने नया पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपनी जायदाद के कब्जे या जबरन सस्ते दामों में खरीद लिए जाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत की जाँच के बाद एक तय समय सीमा के भीतर उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के 3 जवानों की जान बचा ली। बांग्लादेश के इन जवानों को स्मगलरों और लुटेरों ने घेर लिया था। घिरने के बाद वे बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी बीएसएफ के जवानों ने उनकी आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंच गए। राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई मुंबई पुलिस की ओर से 2020 में दर्ज एक पोर्न फिल्म रैकेट मामले में कुंद्रा की गिरफ्तारी से जुड़ी है। इस बीच एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ ने इसी पोर्न केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी है। इधर केरल के बाद अब दिल्ली में कोरोना क्यों चिंता में लोगों को डाल रहा है? किस वैक्सीन के बीच की गैप होने वाली है कम? क्या अक्टूबर में आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर? कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से चलते। कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 37,607 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 647 लोग महामारी के शिकार हो गए। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 33,970 है। देश में अभी भी 3,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। चंद दिनों की राहत के बाद केरल एक बार फिर डरा रहा है। राज्य में एक दिन में 24,996 नए केस आए, जबकि 173 लोगों की मौत हो गई। सबसे खतरनाक बात यह है कि केरल में पॉजिटिविटी रेट 18.04% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र भी परेशान कर रहा है। राज्य में एक दिन में 288 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 4,355 नए केस आए। दिल्ली में कोरोना के मामले मंगलवार को अचानक काफी ज्यादा आए। एक दिन में राजधानी में 157 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 29 जून के बाद ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली में एक दिन में 100 से ज्यादा नए केस आए। हालांकि यहाँ 24 घंटे में किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई है और एक्टिव केस भी 500 से नीचे है। लेकिन केस का अचानक बढ़ना दिल्ली वालों को चिंता में डाल गया है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप कम किया जा सकता है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज के बीच के समय को तय करने वाली संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने सुझाव दिया है कि मौजूदा समय में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के गैप को कम करना चाहिए। अभी ये गैप 12 सप्ताह का रखा गया है। कोरोना के केस भले ही कम हुए हों, लेकिन निश्चिंत होना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर को लेकर लगाए गए पूर्वानुमानों के तहत तेजी से काम कर रही है। दिल्ली में स्कूलों को खोला जाए या नहीं, और अगर खोला जाए तो इसका तरीका क्या हो? इन सवालों का जवाब आज आ सकता है, क्योंकि DDMA की कमेटी इस बारे में रिपोर्ट देने वाली है। कोरोना के घटते मामलों के बीच आसार इसी बात के हैं कि दिल्ली में जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पड़ोसी राज्यों में भी स्कूल खोलने का फैसला हो चुका है। अमृतसर में पिछले 1 साल से फंसे 46 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हो गई है। ये पाकिस्तानी नागरिक कोरोना नियमों की वजह से फंस गए थे, लेकिन इनकी वीजा अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। इसी के मद्देनजर इन सभी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। यूपी में स्कूल खुलने लगे हैं। राज्य सरकार की ओर से अनुमति के बाद स्कूलों ने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पहले ऊंची कक्षाओं को खोला और अब 6ठी से 8वीं तक के क्लास भी खोल दिए गए। बहुत अच्छा लगा है। हमें पढ़ाई भी सही हो रही थी, लेकिन उतना समझ नहीं आया था। सर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है। अफगानिस्तान से भारत लाए गए 2 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इन दोनों में ही संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। दोनों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद अफगानिस्तान से भारत लाए जा रहे लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।